हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है अंजलि शर्मा एनआईटी इलाहाबाद से। चलिए आइए उनका पहले इंट्रो ले लेते हैं। हाँ अंजलि शर्मा। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैंने पीसीए पीएसआईटी कानपुर से किया है और मेरी रैंक निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 259 आई थी और इस टाइम मुझे एमएनआईटी इलाहाबाद कॉलेज मिला है। तो अंजलि, आपसे पूछने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं Yes. पहले क्वेश्चन से चालू करता हूँ कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, वो है कि आपने निमसेट के लिए तैयारी कैसे की? आप अपना जर्नी के बारे में बता दें थोड़ा सा, कैसे आपने निमसेट के लिए तैयारी चालू की? जब हम कॉलेज में थे तब मुझे पता चला था कि जो एमसीए है वो एनआईटी से होता है। तो फिर उसके लिए फिर मैंने सोचा कि अब एनआईटी से प्रिपरेशन के लिए मुझे तो यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च मारा कि क्या इसकी तैयारी है, क्या सिलेबस है, क्या सब कुछ है, एंड देन कौन सी कोचिंग इसकी प्रिपरेशन कराती है, कुछ ऑनलाइन कंटेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो एट द लास्ट ईयर जब आए तो फिर पता चला कि कुछ कोचिंग है कानपुर में, तो एस्पायर स्टडी से मैंने कांटेक्ट किया। तो उससे ऑनलाइन ही मैंने लास्ट ईयर में बस सीखा था, कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी। एंड देन फिर उस टाइम पे मेरा नहीं निकला था पीसीए थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में। फिर मैंने ड्रॉप लिया, पूरी कोचिंग करी जाके। वहाँ पे कोचिंग में 9 to 7 हम लोग को प्रैक्टिस कराई जाती थी। उसी टाइम पे सर काफी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते थे। तो टेस्ट सीरीज से ये होता था कि जैसे हम लोग को कोई चैप्टर कर लिया है, उसकी टेस्ट दे दिए, तो वो चैप्टर हमारा कंफर्म हो जाता था कि हाँ प्रिपरेशन हो गया। और हमें पता होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कोचिंग से कि क्या कैसे पढ़ना है। ऐसे अपना अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑनलाइन में, तो आपको कोई चैप्टर का कंटेंट मिल जाता है कि क्या कैसे पढ़ना है। पर ये नहीं पता चलता है कि कितना पढ़ना है, क्या मतलब पेपर में पूछा जाता है। बस हमें इतना पता होता है कि मेंस का सिलेबस होता है, बट एक्चुअल एमसेट में मेंस से कुछ मिलता जुलता पूछा जाता है, पर थोड़ा सा लाइट सिलेबस होता है मेंस से। तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है कि क्या आता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी होती है। तो हर चीज नहीं अवेलेबल हो पाती है, तो जिसके लिए मैंने फिर कोचिंग करी, तब जाके मेरा क्लियर हुआ। अच्छा, तो अंजलि, आपके यहाँ आंसर से मेरे सामने दो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आपने पहला कोई बोला कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट निकला, ठीक है? तो हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट में आप जब गए, तो आपको पहला अटेम्प्ट में क्या गलती था जो आपको ऐसा लगता है कि लोगों को रिपीट नहीं करना चाहिए, जिससे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए? फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, बस ऑनलाइन ही थोड़ा बहुत कंटेंट देख लिया था। और ये नहीं एनालाइज किया था कि एक्चुअल में निमसेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिस ही करते जा रहे थे थोड़ा बहुत। ये नहीं पता कौन से चैप्टर का क्या ज्यादा वेटेज है, क्या कैसे पूछा जाता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस से एनालाइज करना पड़ता है कि एक्चुअल में किस टाइप का कंटेंट पूछा जाता है। तो ऐसे ही इतनी खास प्रिपरेशन नहीं की थी, तो हम ऐसे ही चले गए थे। और जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो वहाँ पे, आपके 2 घंटे नहीं मैनेज हो पाते हैं, क्योंकि टेस्ट देने से पता चल जाता है कि क्या कौन सा पोर्शन आपको पहले करना है। जैसे मैथ्स का है, वो पहले करना होता है पॉइंट, क्योंकि उसका ज्यादा वेटेज होता है। फिर पॉइंट थ्री सबसे पहले, फिर उसके बाद कंप्यूटर का होता है, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। एंड देन पॉइंट रीजनिंग इंग्लिश। तो आपको कोई सेक्शन छोड़ना नहीं होता है करने के लिए, जितना आता है आपको उतना करना पड़ता है। हाँ, तो अंजलि, आपने इसमें जैसे बताया कि मैथ का सबसे ज्यादा वेटेज है। मैथ अप्रोक्स 600, अप्रोक्स नहीं, 600 मार्क्स का है। 50 क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। तो वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो लोगों को आप क्या उसमें सजेशन देना चाहेंगे, मैथ का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो मैंने एक बुक प्रिफर करी थी, जिसका नाम है आर डी शर्मा। स्टार्टिंग में हम्म। आर डी शर्मा बड़ी टफ लगती है कि चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, उसको क्या कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो जैसे बच्चे पढ़ने के बाद तुरंत उसको छूते हैं तो बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो देन फिर स्टार्टिंग में सेल्फ स्कॉरर भी मैंने ली थी, क्योंकि वो बहुत बेसिक लेवल की बुक है। तो जैसे नहीं आ हम्म। पाते हैं कुछ चैप्टर, तो उसके लिए सेल्फ स्कॉरर प्रेफर कर लो। एकदम ये नहीं होता है कि एकदम पहाड़ पे चढ़ना है। पहले से थोड़ा सा देख लो, बेसिक पहले मजबूत होने चाहिए, क्योंकि हर कोई चैप्टर हर किसी को नहीं आता है। जैसे कि वेक्टर कैलकुलस, मतलब काफी वेक्टर तो तभी इजी है, कैलकुलस नहीं लोगों को जल्दी आता है, तो उसके लिए सेल्फ स्कॉरर पहले प्रेफर कर लेते हैं। अब जैसे हम्म। 600 का है, तो उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ये भी पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। तो ये होता है कि किस आर डी शर्मा को सबसे पहले तो बुक लगाने का ये है मेथड कि आपने चैप्टर पढ़ा, एग्जाम्पल्स कर लो।
क्योंकि एग्जाम्पल्स को देख के लगाने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हेल्प तो थोड़ी चाहिए होती है, बुक को लगाने के लिए काफ़ी टफ है। देन फिर आप एक्सरसाइज में जाओ, एक्सरसाइज के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको लगाओ, जो डिफिकल्ट है उनको आप किसी भी अलग तरीके से मार्क कर लो कि हाँ आप दोबारा में लगा लेंगे। और जब बेसिक हो गया, इलिस्ट्रेशंस हो गए, एग्जाम्पल हो गए, तो मतलब आपको उस चैप्टर का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आ ही गया कि क्या कैसे सॉल्व करने हैं। तो फिर उसके बाद हुँ, दूसरे हुँ। चैप्टर पे आप मूव ऑन कर जाओ, एंड उसी को बार बार, जब आप एक चैप्टर हो गया तो उसके बाद आपको एटलीस्ट एंड एटलीस्ट विद इन 1 मंथ उसको रिवाइज कर लेना है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो पूरा चैप्टर दिमाग से निकल जाएगा, फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। तो रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन जितना करोगे उतना ज्यादा मतलब बुक आएगी, और हर चैप्टर में ये होता है कि कुछ क्वेश्चन एक दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा होता है कि जब आपने पूरी बुक लगा ली है, फिर जैसे कोई चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो तो वो क्वेश्चन लग जाता है दूसरी बार में। एंड द थर्ड थिंग इज दिस कि आपको अपनी फॉर्मूला बुक बनानी पड़ेगी। फॉर्मुलेज बना लो, तो डेली उसको रिवाइज करके रखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, फॉर्मूला लगाओ सीधे सॉल्व करो, विद इन अ सेकंड क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ जाओ। तो ये होता है। तो जैसे इसमें आपने फ़ॉर्मूला बुक के बारे में बताया, तो फ़ॉर्मूला बुक रीज़निंग वगैरह का भी बना लेना चाहिए, है ना? और समय-समय पे हम्म। उसका रिपीट करना चाहिए और रिवीज़न करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन टाइप जो आपको टफ लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसमें बहुत सा ऐसा क्वेश्चन रहेगा पैटर्न जो रिपीट करता है, तो आप उसको उस शॉर्ट नोट्स वाले बुक में या नोटबुक में आप रख सकते हैं, हम्म। है ना? अब हम्म। यहाँ पे बात आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अ, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा गेसिंग भी करते हैं शुरुआत में। जब हम लोग एग्ज़ाम देना चालू करते हैं, जैसा कि हम लोग अधिकतर लोग ही किए हाँ। होंगे, जब एग्ज़ाम देते हैं तो बी और सी में कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो चलो बी को टिक कर देते हैं, हम्म। कभी सी पे रिस्क ले लिया। तो मेन एग्ज़ाम जब होता है, तब गेसिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स आपको पीछे कर सकता है मैथ के केस। गेस वर्क तो होता है, जब हम लोग स्टार्टिंग में टेस्ट देते थे तो हम लोग भी काफी गेस वर्क कर देते थे, और हुँ, जैसे ही हुँ। गेस वर्क करोगे तो नंबर नेगेटिव हो जाते थे, मतलब नीचे आ जाओगे। और नॉर्मली फिर मैंने ये एनालाइज किया कि जितने आ रहे हैं, भले 5 ही आ रहे हैं पूरे स्टार्टिंग में, तो 5 ही करो, वो ज्यादा अपने सॉलिड मार्क्स लगते हैं। ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। और गेस वर्क तब वर्क करता है जब आपने बहुत ज्यादा एक तो प्रैक्टिस कर रखी है, साथ में बहुत ज्यादा टेस्ट दे रखे हैं। टेस्ट देने हुँ, से ये हुँ। होता है कि जैसे कि जो क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसको दोबारा से सॉल्व कर लो, तो वो क्वेश्चन अगर दूसरे टेस्ट में फिर से रिपीट हो रहा है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो देख के ही आपको टिक मार्क कर देना है। तो ऐसे जितने टेस्ट दे लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आंखों से निकल जाते हैं। और हर क्योंकि टेस्ट तो मस्ट है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आ चुके होते हैं या जिस टाइप के आने की एक्सपेक्टेशन है। तो आपने हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब जैसे उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, या सपोज करो कि वो देखा ही हुआ क्वेश्चन होता है जो शायद हमने पहले ही सॉल्व किया है, तो उसको फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो हमारा मतलब जाना वो क्वेश्चन होता है, और शायद उसका आंसर भी हमें रटा हुआ था। तो ये गेस वर्क तो कुछ नहीं होता, ये चीज जरूर हो सकती है कि हमने इतनी प्रैक्टिस करी है, उस टाइप का क्वेश्चन हमारी आंखों से निकला हुआ है, वो मे बी जो हमारे क्लास टेस्ट में गलत हो गया हो तो उसको हमने कर लिया था, तो वो क्वेश्चन रट जाता है। गेस वर्क कुछ नहीं होता है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा हमारी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो वो क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं। और गलत क्वेश्चंस भी दिमाग में रटे होते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो वो भी हमारा टाइम बच के हम दूसरे सेक्शंस को दे सकते हैं। ये होता है। ठी ठीक है, यानी गेस वर्क ना करके हम अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो एक हम लोग को हम्म। 80-20 वाला केस लगता है कि हाँ, ये मैंने पहले कभी सॉल्व किया हुआ है। इसका आंसर ये मैंने निकाला था, ऐसा आया था या मैंने पढ़ा था, तब आप वहाँ गेस वर्क कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ही पूरा गेस वर्क हो, है ना? तो हम्म। अब यहाँ पे हम अपने ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें कि ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। और कमेंट कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। अच्छा अंजलि, आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी तरफ से क्या बच्चों को और टिप्स देना चाहेंगे, एंड टिप्स क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कि ये बच्चे कर ले तो थोड़ा-सा उनको हेल्प हो जाएगा? एंड टिप्स तो यही होगी कि सबसे पहले तो यही है कि अपना पूरा प्रिपरेशन रखो, एंड देन जब आप पेपर में जा रहे हो तो वहाँ पे वर्स्ट, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन हमेशा वर्स्ट केस की होनी चाहिए,
कि चाहे जितना हुँ, हुँ। डिफिकल्ट पेपर आ जाए। क्योंकि जो 2019 का पेपर था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। तो हर चीज़ की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर हम जैसा एक्सपेक्ट करके जाते हैं वैसा तो कभी नहीं आता है। जब टफ करके जाओ तो ईज़ी आ जाएगा, ईज़ी करके जाओ तो टफ आ जाता है। तो हुँ, हुँ। वर्स्ट केस की होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ईज़ी आपके अपने आप ही लग जाएँगे। और फिर जैसे आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो वहाँ पे हमारे फ्रैक्शंस ऑफ विदिन अ फ्रैक्शंस ऑफ मिनट हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है कि अगर जैसे बेसिक लेवल का पेपर आ गया, इतना पढ़ लेते हैं तो वहाँ समझ आ जाता है कि किस टाइप का पेपर हमें आ गया, कि अब तो सब कर लेंगे, तो शायद अब हमारा नहीं हो पाएगा, या अब बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आएँगे। तो हुँ, हुँ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बेसिक में लोग और ज़्यादा मिस्टेक करके आ जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें आते हैं, तो वो माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आंसर्स होते हैं। तो ऐसे वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, बहुत बेसिक है तो और ज़्यादा अटेंशन के साथ वो क्वेश्चन करना है। तो अटेंशन्स के साथ क्वेश्चन के लिए आप वहाँ पे करो, और फिर अपने पे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, हमने प्रैक्टिस तो पूरी करी है, तो अब हमें क्या ही किसी से करना है, चाहे जो बैठा हो। बस हुँ, मेन हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंस है, और वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, और 2 आवर्स को अपने पूरा मैनेज करना है। ये नहीं कुछ भी छोड़ के आना है। पहले तो आप मेरा तो यही हमेशा से है कि पहले पूरा पेपर देख लो विदिन अ 5 मिनट, ऑनलाइन में भी 5 मिनट में देख ही डालो स्टार्टिंग के। तो उससे ये होता हुँ, है कि हुँ। जो क्वेश्चन बहुत से होते हैं, आते ही हुए होते हैं, तो उनको जैसे मार्क कर लेते हो 10-15 पहले तो मार्क हो ही जाते हैं देखते टाइम पे। तो जब वो मार्क हो जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो फिर आराम से आगे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं बच्चों को बताना चाहूँ कि जैसे आपने इसमें 2-3 पॉइंट कवर किया। पहला था कि टाइम मैनेज कैसे करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है और मार्क्स को कैसे आप अपना बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को हुँ, बताना चाहता हूँ कि मेरा जो आने वाले वीडियोज़ है उसमें मैं ये टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। अब आपसे आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी कॉलेज एनआईटी इलाहाबाद में हैं, तो आप वहाँ का कैसा रिव्यू देना चाहेंगे? ऑनलाइन क्लासेस हो रही है वैसे तो ज़्यादा आप रिव्यू दे नहीं सकते पर कैसा लग रहा है वहाँ का? कोडिंग कल्चर वगैरह कैसा? कोडिंग कल्चर तो काफ़ी अच्छा है, कॉन्टेस्ट हमारे होते रहते हैं। ऑनलाइन चल रहा था, तो अभी तो हॉलिडेज़ चल रही हैं हमारी, समर वेकेशन, तो काफ़ी टाइम भी मिल जाता है। कोई ज़्यादा इतना प्रेशर नहीं है हमारे, जैसे अपने अपना जो पढ़ना है वो आराम से पढ़ सकते हो। मेन चीज़ यही होती है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, जो पेपर ज़्यादा जिस कॉलेज में ज़्यादा प्रेशर होता है वो कॉलेज के एकेडमिक्स में ही लगा रहता है। हम लोग अपने आप से जो हमें मेन जो हमारा इंटरव्यू है उस पे पूरा फोकस रहता है कि हाँ, जो हमारे प्लेसमेंट्स होंगे उसके लिए हमें क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है। और बाकी सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं, तो जिससे हमारे पता चल जाता है कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन होता रहता है, तो काफ़ी अच्छा है। कंपनीज़ सारी आती हैं, तो उसके लिए, और जल्दी इंटर्न भी लग जाता है, लोगों को प्लेसमेंट्स भी हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो एक चीज़ मैंने गौर किया है टॉप के जो 3-4 कॉलेज है उसको बाकी एनआईटी से अलग बनाने पे बहुत ज़्यादा अगर किसी का हाथ अगर बोला जाए तो प्रोफेसर्स के बाद सीनियर्स का है और कोडिंग क्लब का है। कि जैसे अगर हुँ, टॉप के कॉलेजेस में देखा जाए तो वहाँ पे कोडिंग क्लब वगैरह बहुत एक्टिव है और नीचे के अगर कॉलेजेस में देखा जाए तो वहाँ पे हुँ। जो कोडिंग क्लब वगैरह है वो उतना एक्टिव नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चे के मतलब परफॉर्मेंस में आता है ना? आपके हिसाब से हाँ, कोडिंग क्लब वाले कॉलेज ये पता कर लेना चाहिए बच्चों को कि मतलब किस कॉलेज में थोड़ा कोडिंग कल्चर अच्छा है और उसी के हिसाब ये से तो हो मेहनत ही करके ये है। हुँ, हुँ। ये तो होता ही है कि टॉप के मतलब जितने कॉलेजेस होते हैं वो शायद उसमें कंपनीज़ भी ज़्यादा आती हैं, और ये कोडिंग एनवायरनमेंट भी ज़्यादा मिल जाता है। सीनियर्स आपके इंटर्नशिप के लिए आपको प्रिपेयर खुद ही करवा देते हैं। तो हुँ, हुँ, ये हुँ। सब चीज़ें काफ़ी होती हैं जो सपोर्टिव होती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखने के लिए और इसको लाइक सब्सक्राइब करके जाया। थैंक यू। थैंक यू अंजलि। थैंक यू।